एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम देख रहे थे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी ही नेबरिंग कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर रही थी, राइट। पहले उन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पे कब्ज़ा किया, उसके बाद वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ गए। ठीक है, इंडिया पे कब्ज़ा किया, फिर उसकी नेबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार, चाइना साइड वो लोग कब्ज़ा करने चले गए। ठीक है, फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज़ पे भी कब्ज़ा करने के लिए चले गए। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कैसे इम्पेरियलिस्ट हो गए थे और कॉलोनाइजेशन कर रहे थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके रीजंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड में क्या क्या कवर होगा, उसके रीजंस। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा देखेंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और लास्ट में आएगा उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। ठीक है, उसके इमीडिएट इफ़ेक्ट्स क्या थे और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 को ग्रेट वॉर भी बोला जाता था। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि जो ग्रेट वॉर था, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। ठीक है, तो FWW यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब उसके फैक्टर्स क्या थे वो हम देखते हैं। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871. ठीक है, 1 सितंबर आई गेस 1 सितंबर 1870 को क्या किया था, जर्मन ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, जर्मन का एक स्टेट है प्रूशिया, ठीक है, उसने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया था जिससे सेडान वॉर का नाम दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, फ्रांस हार गया था। ठीक है, एंड फ्रांस हैड टू साइन अ ट्रीटी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। ठीक है, उसके बाद उससे कौन सी ट्रीटी साइन करवाई गई थी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करवाई गई थी। ऑब्वियसली जो देश हार जाता है, ठीक है, वॉर के अंदर उसको एक ट्रीटी साइन करना होता है। ठीक है, तो फ्रांस से कौन सा ट्रीटी साइन करवाया गया था, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वर्ड तो याद रखना। फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एंड 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस एल्सेस एंड लॉरेन वेयर गिवन अवे टू जर्मनी। ठीक है, अभी फ्रांस हार गया, ठीक है, उससे ट्रीटी साइन करवा ली। ठीक है, अभी जो वॉर हुआ था, ठीक है, अब वॉर होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, पैसा खर्च होता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें उसको बाद में रिपेयर करने के लिए भी खर्च चाहिए होता है। ठीक है, तो वो सारा खर्च किसके ऊपर डाल दिया गया था, फ्रांस के ऊपर लगा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि फ्रांस हार गया था तो उसको वॉर फाइन पे करना पड़ा। ठीक है, और उसके 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस यानी उसकी 2 प्रोविंसेस ले ली गई थी, कौन सी, एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैंने यहाँ करेक्ट कर दी है। ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेन ले ली गई थी और किसको दे दिया गया था, जर्मन को दे दिया गया था। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। ठीक है, अभी फ्रांस हार गया था, उसको उसके ऊपर वॉर फाइन लगा दिया, 2 प्रोविंसेस ले ली उसकी। ठीक है, अभी वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था, बहुत ही इंसल्टेड फील कर रहा था। ठीक है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को भी एक रीज़न माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रीज़न है जिसमें से फर्स्ट रीज़न हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के, देखते हैं। यूरोपियन नेशंस रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रिसॉर्टेड टू कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सी कंट्रीज़ में आया था, यूरोपियन कंट्रीज़ में आया था। ठीक है, तो उसके तहत उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। ठीक है, फिर पैसा भी चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, दूसरी कंट्रीज़ पे जाके कॉलोनाइजेशन करते थे, उन पर कब्ज़ा कर लेते थे ताकि वहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल ले सके। ठीक है, फिर वहाँ का जो पैसा रहता है, वेल्थ रहता है वो ले सके और अपनी कंट्रीज़ में लाके फिर जो भी प्रोडक्शन वगैरह है वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो इसके तहत वो लोग क्या करते थे, उनको रॉ मटेरियल चाहिए रहता था तो वो कॉलोनाइजेशन करते जाते थे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पे, एशिया अफ्रीका वगैरह गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके पास बहुत सारा रिसोर्स हो गया था। ठीक है, अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो गया था उनके पास, किसकी वजह से, कॉलोनाइजेशन की वजह से। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, Germany started competing with England and France
टू प्रोक्योर मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के लास्ट 25 ईयर्स में क्या हुआ, जर्मनी आया मैदान में। ठीक है, किसके साथ लड़ने के लिए, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ लड़ने के लिए। अभी इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या कर रखा था, एशिया और अफ्रीका में अपना मार्केट जमा के रखा था। ठीक है, तो बाद में बीच में जर्मनी आया। ठीक है, उसको भी अपना मार्केट जमाना था। ठीक है, वहाँ पे उसको ट्रेडिंग करना था। ठीक है, तो बाद में कौन आया, जर्मन आया, कहाँ पे, एशिया और अफ्रीका में अपना मार्केट जमाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी किसका राइट था, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस ने ऑलरेडी कब्जा करके रखा था, वो अपना मस्त राज कर रहे थे। और फिर कौन आया, जर्मनी आया। दिस शैटर्ड द मोनोपोली ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड लेड टू इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। ठीक है, अभी क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहा था, एशिया और अफ्रीका में अपना उसने मोनोपोली बना रखा था। मोनोपोली बना रखा था यानी कि मोनोपोली क्या होता है कि किसी एक का ही राज होना पूरे मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो किसका राज था, इंग्लैंड और फ्रांस का। फिर जर्मनी ने क्या किया, वो मार्केट में आया और उसने क्या किया, उसने चीप प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस की कंपैरिजन में वो अपने प्रोडक्ट सस्ते में निकालता था। ठीक है, अभी जो भी प्रोडक्ट सस्ते में निकालेगा तो ये तो ऑब्वियस है कि पब्लिक उसी के पास लेने के लिए जाएगी। ठीक है, तो जर्मनी आया, उसने अपने प्रोडक्ट्स चीप रेट में बेचना शुरू किया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस और इंग्लैंड की मोनोपोली थी वो क्या बिखरने लगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कंपटीशन आ गया था बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक इकोनॉमिक कंपटीशन आ गया था। तो ये भी एक रीज़न था किसका, वर्ल्ड वॉर 1 का। सेकेंड रीज़न देखते हैं, मिलिटरिज्म। ठीक है, मिलिटरिज्म क्या था कि इकोनॉमिक कंपटीशन तो बढ़ गया था। ठीक है, जर्मन मार्केट में आ गया था। ठीक है, उससे पहले फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करवा लिया गया था फ्रांस से। ठीक है, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन तो हो ही गई थी, मतलब नफरत बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो वो अभी उनकी चिंता बढ़ गई थी कि अगर इनकेस अगर वॉर होता है, ठीक है, तो हमको मिलिट्री पावर चाहिए रहेगा। ठीक है, वेपन्स भी चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो अभी वो लोग अपना मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करने की रेस में दौड़ने लगे। एज द मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर कॉम्पिटिंग विद द अदर नेशन, द यूरोपियन नेशन वेंट फॉर एक्सपांशन ऑफ द मिलिट्री पावर। ठीक है, अभी वॉर होता है तो हमको मिलिट्री पावर तो चाहिए ही होगा। ठीक है, उसकी वजह से अभी वो लोग अपना मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करने लगे। कंस्क्रिप्शन, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग वो स्टार्टेड इन जापान, इटली एंड जर्मनी। ठीक है, अब जापान, इटली और जर्मनी ने क्या कर दिया, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लगा दिया। ठीक है, अपना मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग वो लोग देने लगे। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज। ठीक है, अभी सिर्फ मिलिट्री तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, हथियार भी चाहिए होंगे वॉर लड़ने के लिए, सिर्फ मिलिट्री अपना खाली हाथ लेके तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो वो लोग ने अंडर द प्रीटेक्स्ट सेल्फ डिफेंस यानी खुद के प्रोटेक्शन में वो लोग ने क्या कर दिया, वेपन्स प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू द इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड क्रिएटेड अ सीरियस एटमोसफियर ऑफ वॉर। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन तो थे, अभी मिलिट्री रीजन भी आ गए, मिलिट्रिज्म आ गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, एक सीरियस सिचुएशन हो गया था, एक सीरियस एटमोसफियर बन गया था वॉर का। ठीक है, थर्ड रीजन देखते हैं, सीक्रेट ट्रीटीज एंड ग्रुपिज्म। सीक्रेट ट्रीटीज यानी कि वो लोग क्या करते थे, अंदर ही अंदर ट्रीटी साइन कर लेते थे, यानी कि हाथ मिला लेते थे। ठीक है, और ग्रुपिज्म यानी कि ग्रुप बना लेते थे। फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री हूँ। ठीक है, मैंने इस कंट्री के साथ हाथ मिला लिया है। ठीक है, इनकेस अगर वो थर्ड कंट्री आके मुझे अटैक करती है तो ये जो सेकंड कंट्री है जिसके साथ मैंने हाथ मिलाया था वो मुझे आके वो प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि मेरे साथ लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा वो लोग करने लगे थे। जेलसी, एनिमिटी, मिस्ट्रस्ट, फियर एंड हेट्रेड। जेलसी यानी कि जलन। ठीक है, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी, मिस्ट्रस्ट यानी कि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करना, फियर यानी कि डर, हेट्रेड यानी कि नफरत। ठीक है, लेड टू द सीक्रेट ट्रीटीज एंड डिवाइडेड यूरोप इनटू 2 राइवल कैंप्स और ग्रुप्स। ठीक है, अभी ये सब के चलते क्या हुआ था, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई थी क्योंकि उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, जलन वगैरह के कारण क्या हुआ था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। कौन से ग्रुप थे, एक था सेंट्रल पावर, ठीक है, और एक था अलाइड पावर। और जो वॉर हुआ था ना वो भी ये 2 के बीच में ही हुआ था। ठीक है, तो सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्रीज आती थी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, टर्की एंड बुल्गारिया। ठीक है, जो इटली है इटली जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल पावर में था।
ठीक है। एलाइड पावर में कौन सी कंट्रीज थी, तो इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया एंड जापान, ठीक है। ये सारे किस में थे, एलाइड पावर्स में थे, ठीक है। इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था, इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था, सीक्रेट ट्रीटीज़ बना ली थी। और इटली स्विच्ड एलिजाइंस फ्रॉम द सेंट्रल पावर टू द एलाइड पावर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1950, ठीक है। पहले इटली किस में था, सेंट्रल पावर में था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक साल गुजर गया, उसके बाद सेंट्रल पावर में से इटली ने क्या किया, वो एलाइड पावर में आ गया, ठीक है। कब आ गया था, 1950 में, ठीक है। पहले वो किस में था, सेंट्रल पावर में था, उसके बाद उसने स्विच कर लिया, किस में आ गया, वो एलाइड पावर्स में आ गया। फोर्थ रीज़न देखते हैं, फियर्स दैट इज अग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है। अब नेशनलिज्म क्या है, कि सिर्फ अपनी ही कंट्री से प्यार होना, ठीक है, और दूसरों की कंट्री से नफरत होना, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। तो अग्रेसिव नेशनलिज्म भी एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नेशनलिज्म हैड लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस, ठीक है। नेशनलिज्म के चलते क्या हो गया था, बेल्जियम और ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गए थे, एज वेल एज यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ठीक है। इटली और जर्मनी क्या हो गए थे, कंबाइन हो गए थे, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का है, ठीक है, जब उसने स्विच कर लिया था, ठीक है, सेंट्रल पावर से एलाइड पावर्स में आ गया था, ये उसके पहले का था, ठीक है। दैट टाइम इटली और जर्मनी साथ में थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया था, इटली एलाइड पावर्स में आ गया था, इंग्लैंड की साइड आ गया था। हाउएवर नेशनलिज्म लेटर बिकेम aggressive as the national interest of the European nation were conflicting with each other, ठीक है। नेशनलिज्म यानी कि अपनी ही कंट्री से प्यार होना, इस चीज़ को क्या वो लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ले गए कि अपनी कंट्री से प्यार होना, ठीक है, उसको एक्सपांड करना, बाकी सब को हरा देना, ठीक है, ऐसा हो गया था। द यूरोपियन नेशंस एनकरेज्ड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है। यूरोपियन नेशन ने क्या किया था कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी कि जो हेट्रेड था उसको बहुत ही बढ़ावा दिया था, ठीक है, बहुत ही एनकरेज किया था। दैट इज़ लव फॉर योर ओन कंट्री एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा दिया था उन लोगों ने कि सिर्फ अपनी ही कंट्री से प्यार करो, बाकी सबसे नफरत करो, ठीक है। जर्मन एम्परर काइसर विलियम II वॉज एम्बिशियस एंड वॉन्टेड वर्ल्ड लीडरशिप फॉर जर्मन विथ इट्स ग्रैंड मिलिट्री पावर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मन का लीडर था वो कौन था, काइसर विलियम II, ठीक है। दैट टाइम वो रूल करता था जर्मनी पे, ठीक है। तो ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है, बहुत ही एम्बिशियस था, और ही वॉन्टेड टू टेक अ लीड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वो क्या चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे उसका लीडरशिप आ जाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे वो राज करना चाहता था, ठीक है। कौन राज करना चाहता था, काइसर विलियम, ठीक है। काइसर विलियम II कौन था, जर्मनी का राजा, ठीक है। दैट टाइम वो जर्मनी को रूल करता था, ठीक है। दिस फ्यूल्ड द वॉर फ्रेंजी अमॉन्ग द पीपल, वॉर फ्रेंजी यानी कि एक तरीके का पागलपन और एक्साइटमेंट, ठीक है, एनकरेजमेंट, कि लोगों को ऐसा एनकरेजमेंट दे दिया था कि अभी हमें वॉर करना ही करना है, ठीक है, और जीत हासिल करनी ही करनी है, रूल करना है, ठीक है, ऐसा हो गया था। किसके चलते, फियर्स नेशनलिज्म के चलते। नेक्स्ट रीज़न है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर ने अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, देखते हैं। The newspapers pitted venom against rival nations, aroused mutual hatred by their exaggerated or fake write-ups, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर तो दैट टाइम था ही, ठीक है। मान लो मैं जर्मन हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, अपने न्यूज़पेपर में इंग्लैंड के बारे में खराब लिख दिया, ठीक है, उनके बारे में कुछ भी अनशंट लिख दिया, ठीक है। अभी मैं ऐसा लिखूंगी और ये बात अगर इंग्लैंड तक पहुंचती है तो इंग्लैंड वाले तो फिर गुस्सा ही हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता था, न्यूज़पेपर के चलते वो लोग क्या जहर उगलते थे एक दूसरे के खिलाफ, जिसकी वजह से क्या होता था, हेट्रेट होती थी और ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन और बढ़ जाती थी। नेक्स्ट है फिलॉसफी अबाउट वॉर, ठीक है। सिक्स्थ रीज़न है फिलॉसफी अबाउट वॉर। द राइट आउट्स ऑफ द फिलोसोफर लाइक नीट्शे glorified war by using maxim like only mighty deserve to live and war alone is the need or describing war as the sacred work, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगे, ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैसे कोटेशंस बना दिए, एजुकेशन इज़ पावर, ठीक है, बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारे कोटेशंस बना दिए। तो दैट टाइम वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में भी एक फिलोसोफर था नीट्शे करके, उसने भी कैसे मैगजिम्स बना दिए थे, ओनली माइटी डिजर्व टू लिव, ठीक है, जो पावरफुल है, ठीक है, जिसको लड़ाई करना है, जो रूल करना चाहता है, ऐसे लोगों को ही जिंदा रहने का हक है, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर बाद में था वॉर अलोन इज़ द नीड, ठीक है, वॉर ही क्या है, हमारी नीड है, ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वॉर चाहिए, ठीक है। और वॉर को ही वो लोग क्या मानते थे, एक सेक्रेट
वर्क मानते थे, यानी कि एक पवित्र चीज़ मानते थे वो लोग। उनको ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अगर वॉर होता है तो बहुत लोग मर जाएंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, उनको ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और उनके लिए वॉर बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब देखते हैं सेवेंथ रीज़न था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज यानी कि ऐसा तो क्या हुआ था कि वॉर डिक्लेयर हो गया या वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। असैसिनेशन ऑफ द क्राउन प्रिंस एंड ऑफ ऑस्ट्रिया and his wife by a member organization Black Hand led to the issue of ultimatum by Austria to Serbia and eventual declaration of war on Serbia on 28th July 1914। ठीक है, अब हुआ क्या था, ऑस्ट्रिया का जो क्राउन प्रिंस था, ठीक है, और उसकी वाइफ को असैसिनेट कर दिया गया था, यानी कि मार दिया गया था। किसने मारा था, एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने मार दिया था, ठीक है। उसके चलते लोगों में बहुत गुस्सा था, ठीक है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि सर्बिया वॉज ब्लेम्ड, ठीक है, फॉर देयर असैसिनेशन, ठीक है। तो सर्बिया को ब्लेम कर दिया गया था, इसलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। कौन से दिन डिक्लेयर किया था, 28 जुलाई 1914 को। तो 28 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन दैट टाइम ऐसा नहीं था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लेगा, ठीक है। तो 28 जुलाई को 1914 को वॉर स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसने वर्ल्ड वॉर 1 का फॉर्म कब लिया, 1 अगस्त 1914 को, ठीक है। तो ये थे कुछ रीजंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, ठीक है, जो साइन करवाया गया था फ्रांस के पास से। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिटरिज्म, सीक्रेट ट्रीटी एंड ग्रुपिज्म, फियर्स नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलोसफी ऑफ वॉर, एंड लास्ट था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में हमने देखा कि तुरंत वॉर कैसे डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। तो ये थे रीजंस, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन से जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व थी, ठीक है, कौन हारा कौन जीता, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।